अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हमने अपने नाजरीन के लिए तारीख़ ज़िला बहावलनगर का सिलसिला शुरू किया है। इस सिलसिले के ज़रिए हमें ज़िला बहावलनगर के मौजूदा और इससे पहले के ज़माने को समझने का मौका मिलेगा। इसके लिए सलीम शहजाद साहब की किताब तारीख़ ज़िला बहावलनगर मादूम से मालूम तक से इस्तिफ़ादा किया गया है। इस सिलसिले की पहली किस्त नाज़रीन के लिए पेशे खिदमत है। इस किस्त में ज़िला बहावलनगर की तारीख़ के बारे में आम तौर पर क्या तासुर पाया जाता है, 3000 और 4000 कबल मसीह में कौन सी ऐसी तहज़ीबें थीं जो ज़िला बहावलनगर में आबाद थीं, कौन सी तहज़ीब ने ज़ात पात का तरीक़ा ईजाद किया और यहाँ के लोगों ने एक दूसरे के साथ कब रहना शुरू किया, इन सब का तज़किरा इस किस्त में किया जाएगा। सरजमीन बहावलनगर घाघरा और सतलुज के ज़रखेज़ पानियों की ज़रखेज़ मिट्टी अपने अंदर सदियों पुरानी तहज़ीबों की विरासत संभाले हुए है। दुनिया की कदीम तरीन माशरत के मराकिज़ मोहनजोदड़ो, हाकड़ा और हड़प्पा में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के दरमियान 400 मील की तवील पट्टी में हाकड़ा वाक़या था, जिसका कदीमी नाम घाघरा है। यहाँ घाघरा तहज़ीब फली फूली और ज़वाल पजीर हुई। ज़िला बहावलनगर की सरज़मीन का ताल्लुक़ पुरानी तहज़ीबों और माशरत से है। ये सरज़मीन शुमाल से आकर दिल्ली जाने वाले फ़ौजी काफ़िलों की गुज़रगाह पर वाक़या होने की वजह से हमला आवरों की अमाजगाह बनी रही है। ज़िला बहावलनगर की तारीख़ के बारे में आम तौर पर यह तासुर पाया जाता है कि इसकी तारीख़ महज 1 सदी पुरानी है, जबकि हक़ाइक़ इसके बरअक्स हैं। इसकी तारीख़ 5000 कबल मसीह से शुरू होती है। तहसील फोटाबाज का इलाका चौलिस्तान किसी दौर में दरियाए सरस्वती, घाघरा, हाकड़ा की गुज़रगाह रहा है। ये वो दौर था जब इंसान ने पानी और चारे की तलाश के लिए दरियाओं के किनारे बस्तियां बसाना शुरू की थीं। डॉक्टर रफ़ीक मुग़ल ने, जो पाकिस्तान के माया नाज़ आसारे कदीमा हैं, चौलिस्तान का 1974 से 1977 में सर्वे किया और अपने एक मजमून में वाज़े किया कि हाकड़ा घाघरा वही दरिया है जिसे विदों में सरस्वती कहा गया है। आर्या तहज़ीब इसको मुक़द्दस दरिया मानते थे। ज़िला बहावलनगर के शुमाल में हड़प्पा, मगरिब में मोहनजोदड़ो जैसी कदीम तहज़ीबें मौजूद हैं। डॉक्टर रफ़ीक मुग़ल ने 4000 कबल मसीह ता 3000 कबल मसीह को इब्तदाई हड़प्पाई दौर का नाम दिया है, जबकि इससे पहले की तहज़ीब को हाकड़ा दौर करार देते हैं। सरस्वती तहज़ीब एक बहुत बड़ी तहज़ीब थी, जो उनके मुताबिक हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी कदीम है। इसके बारे में मज़ीद तहक़ीक़ की ज़रूरत है। कदीम ज़मानों में बस्तियां हमेशा दरियाओं के किनारों पर बसाई जाती थीं, क्योंकि इस दौर में पानी और चारा सिर्फ दरियाओं के किनारे ही मिलता था। जब हम हाकड़ा के कदीम दौर की तरफ देखते हैं तो मालूम होता है कि इस दौर में हर तरफ पानी की रवानी और हरियाली अपने जोबन पर थी। इसलिए दूर दराज से लोगों ने अपने माल मवेशी समेत आकर यहाँ बसेरा करना शुरू किया, जिसकी वजह ये थी कि यहाँ दरख्त, फल, फूल और हरियाली फैली हुई थी और यूँ महसूस होता था कि अगर वो तमाम उम्र भी यहाँ गुजार दें तो ये ज़रखेज़ी ख़त्म नहीं हो सकती। उस दौर में लोग खाना बदोशों की सी ज़िंदगी बसर करते थे। दिन भर माल मवेशी चराते और रात को सुकून की नींद सोते थे। उस इर्तिकाई अमल से गुजरने के बाद यहाँ के लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना शुरू किया। उस दौर में लोगों को पत्थर से अशिया बनाना आ गया था और वो पत्थर के औजार इस्तेमाल करने लगे थे। इसीलिए डॉक्टर रफ़ीक मुग़ल को अपने सर्वे के वक्त ज़िला बहावलनगर की तहसील फोटाबाज में पत्थर के चाकू, बरमे, तीर के फल और खुरपे जैसी अशिया मिली हैं। रेडियो कार्बन टेस्ट के ज़रिए उन्होंने इस इलाके में आबादी की तस्दीक 5000 कबल मसीह की है। कोल और भेल वो पहले बुनियादी लोग थे जो यहाँ आकर आबाद हुए। यहाँ बसने वाली कौम दरावड़ थी। ये लोग अपने अरूज के ज़माने में बहुत ही महज़ब और सलीकाशार थे। तारीख़ी कुतब से पता चलता है कि उनकी तहज़ीब व तमद्दन अरूज पर थी। तकरीबन 3000 कबल मसीह में आर्यों ने इधर का रुख किया तो यहाँ के दरावड़ों ने इनसे अपनी बका की जंग लड़ी। आर्या क्योंकि यहाँ के रिहाइशों से ज़्यादा हरबी और अस्करी सलाहियतों के मालिक और उस वक्त के जदीद असले से लेस थे, इसलिए उन्होंने दरावड़ों को बहुत आसानी से शिकस्त दे दी। आर्यों ने बहुत से दरावड़ों को जुनूब की तरफ धकेल दिया और आज भी जनूबी हिंदुस्तान में दरावड़ कौम आबाद है।
جنگ کے نتیجے میں یہاں کے لوگوں نے آریاؤں کی تہذیب اپنانا شروع کر دی اور ہر طور آریاؤں کے زیر اثر آ گئے۔ آریہ ایک مشہور قوم کا نام ہے جو قدیم زمانے میں وسط ایشیا میں آباد تھی۔ جغرافیائی تبدیلیوں کی وجہ سے جب ان کا علاقہ بنجر ہو گیا تو وہ اپنے مال مویشی لے کر نئی چراگاہوں کی تلاش میں نکلے۔ ایک گروہ مغرب کی طرف یورپ میں جا کر آباد ہوا، جبکہ دوسرا شمال میں مغربی دوروں سے گزر کر 3000 قبل مسیح برِ صغیر میں ہندوستان میں داخل ہوا۔ آریاؤں نے اپنی نسل کو بچانے کے لیے ایک ایسا طریقہ ایجاد کیا جس کی سزا اب تک نسل انسانی بھگت رہی ہے۔ انہوں نے ذات پات کا طریقہ ایجاد کیا تاکہ دوسری نسلوں کو خود سے نیچا دکھایا جا سکے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہاں کے مقامی باسیوں نے جہاں تک آریاؤں کی تہذیب اپنائی، وہیں آریاؤں نے بھی دراوڑوں کے بہت سے رسم و رواج کو اپنی تہذیب کا حصہ بنایا۔ آریہ ترقی یافتہ قوم تھی۔ مرد اچھا لباس اور عورتیں مختلف دھاتوں سے بنے زیورات استعمال کرتی تھیں۔ وہ لڑائی میں تیر کمان، تلوار، نیزے، بھالے، رتھیں استعمال کرنا جانتے تھے۔ غلہ بانی اور کاشتکاری سے بھی واقف تھے۔ وہ اکثر گاؤں اور قصبوں کی طرح آبادیاں اور گھر بنا کر رہتے تھے۔ ان کے گھر ہوادار ہوتے تھے جن کی صفائی ستھرائی کا وہ خاص خیال رکھتے تھے۔ ان کی غذا سادہ دودھ، دہی، گھی، شہد اور سبزیوں پر مشتمل ہوتی تھی۔ وہ جڑی بوٹیوں سے بنا کر ایک خاص نشہ آور رس بھی پیتے تھے جسے سوم رس کہتے تھے۔ ان کے گاؤں اور قصبوں کا انتظام ایک پنچایت کے ذمہ ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ قصبوں نے شہروں کی شکل اختیار کرنا شروع کر دی تو شہروں کی حکومت راجے چلانے لگے۔ راجوں کا انتخاب بھی عام لوگ کرتے تھے۔ آریہ مذہبی لوگ تھے۔ وہ سورج، چاند، آگ، ہوا، پانی، سانپ، مور اور ایسی دیگر چیزوں کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ اسی دور میں 1500 قبل مسیح تا 500 قبل مسیح میں ان کی مذہبی کتابیں لکھی گئیں۔ رگ وید ایسی ہی ایک کتاب ہے جس میں معاشرتی اور سیاسی تاریخ و جغرافیہ کے مضامین سمیت مذہب اور دیوتاؤں کا ذکر غالب عنصر کے ساتھ کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کتب میں سرسوتی ہاکڑا کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اس دور میں یہ لوگ پکے مکان بنا کر رہنے کے عادی ہو چکے تھے اور علم و ادب بھی پھلنا پھولنا شروع ہو گیا تھا۔ اصولوں کی خاطر انہوں نے بڑی بڑی جنگیں لڑیں جن کا ذکر ان کی رچدیہ نظم و رامائن اور مہا بھارت کے علاوہ رگ وید میں بھی باکثرت ملتا ہے۔ چھٹی قبل از مسیح میں انڈا اور چاول کھانے پر کیوں پابندی تھی؟ کون سے دور میں ضلع بہاول نگر میں معاشی، معاشرتی، سماجی اور اخلاقی حالت بہتر ہونا شروع ہوئی؟ کس دور میں ضلع بہاول نگر سندھ کے علاقے میں شامل تھا اور یہاں کون سے خاندان کی حکومت تھی؟ یہ سب ہم دیکھیں گے، لیکن تاریخ ضلع بہاول نگر کی اگلی قسط میں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ اپنا بہاول نگر ٹی وی پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ہمارے ساتھ بنے رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔